यदि आपको वेरिएंस निकालना है, ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे उसका, आपको मैंने बताया था ना वेरिएंस निकालने का तरीका। क्या बताया था, याद कीजिए। आपको मैंने बताया था कि आपके पास यदि मान लीजिए डाटा दिया हुआ है x1, x2, x3 डॉट डॉट xn दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले इसका मीन निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, मीन मान लीजिए x बार आ गया। उसके बाद आप क्या कीजिए कि सभी को माइनस कर दीजिए अपने मीन से, जैसे x1 माइनस एक्स बार, ठीक है, फिर x2 माइनस एक्स बार, ठीक है, फिर x3 माइनस एक्स बार, उसी तरह डॉट डॉट xn माइनस एक्स बार। ये आप कर लिए। उसके बाद क्या कीजिए, सबका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद सबको ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो आपने सबको ऐड कर दिया। अब दोस्तों ये जो आपको मिला, ये जो मिला उसको आपको क्या करना है, उसको आपको जो भी वैल्यूज़ आया उसका आपको मीन ले लेना है, ठीक है। तो दोस्तों यही होता है हमारा वेरिएंस, ठीक है। ये क्या होता है, हमारा वेरिएंस होता है, दिस इज कॉल्ड वेरिएंस। और दोस्तों यदि आप इसे और अच्छे से लिखना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं कैसे, देखिए आप इसे लिख सकते हैं, यदि आपको इसके बेसिस पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना रहता है तो आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो रूट ओवर वेरिएंस होता है, ये तो आपको पता है। तो अब क्या कीजिएगा, इसको अंडर रूट ले लीजिएगा, x1 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डॉट डॉट प्लस xn माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। तो दोस्तों ये आपको पता है, लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि यदि मान लीजिए हम लोग x1, x2, x3 जो एलिमेंट्स ले रहे हैं वो यदि पॉपुलेशन का पार्ट है तो यहाँ पे n लेंगे, लेकिन यदि x1, x2, x3, x4 यदि हमारा सैंपल का पार्ट है तो यहाँ पे हम लोग n माइनस वन लेंगे। तो क्योंकि आप कभी कभी कैलकुलेशन में देखेंगे कि नीचे n माइनस वन लिया गया, आप पूछेंगे कि आखिर ये कहाँ से आया। तो ये याद रखना है कि ये डिपेंड करता है कि ये जो एलिमेंट्स है x1, x2, x3, x4 किसका पार्ट है। पॉपुलेशन का पार्ट है तो हम n लेंगे, यदि सैंपल का पार्ट है तो n माइनस वन लेंगे। तो दोस्तों ये तो था फॉर्मूला, लेकिन ये काफ़ी लेंदी फॉर्मूला है। मैं आपको समेशन के बेसिस पे मैं समझाता हूँ कि समेशन का कंसेप्ट यूज करके आप कैसे इस फॉर्मूले को सॉर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, यदि हम लोग समेशन के कंसेप्ट को अप्लाई करें, इफ यू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ समेशन, तो हमारा वेरिएंस का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार आएगा। आप बेसिकली कर क्या रहे हैं, देखिए आप समेशन कर रहे हैं किसका, x माइनस म्यू का, म्यू मान लीजिए मीन है का स्क्वायर अपॉन n, यही कर रहे हैं ना आप वेरिएंस निकालने में, बिल्कुल यही कर रहे हैं आप, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसे यदि आप सिंप्लीफाई करेंगे ना, ये म्यू हमारा मीन है, ये म्यू क्या है, हमारा मीन है। तो दोस्तों यदि आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यदि आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो आप ये देखेंगे कि इसका वैल्यू आ जाएगा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस मीन स्क्वायर, यानी म्यू माइनस मीन स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है, समझ में आया आपको कि वेरिएंस निकालने का ये सिंपल सा फॉर्मूला है। ये कैसे आया, तो इसे सिंप्लीफाई करने पे आया। तो दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला हमेशा काम आएगा, हर एक केस में काम आएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, देखिए काफ़ी आसान है, इसे याद रखना। n तो नीचे है, ठीक है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस म्यू का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए उसके बाद दोस्तों ये वेरिएंस आपने सीख लिया। अब आपको मान लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो आपको क्या कीजिएगा कि अंडर रूट वेरिएंस कर लीजिएगा, अंडर रूट क्या कर लीजिएगा, वेरिएंस कर लीजिएगा। और या अंडर रूट आप ये भी लिख सकते हैं आप, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस म्यू स्क्वायर। तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया। ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये काम आएगा दोस्तों। उसके बाद आप सिमिलरली x के लिए भी निकाल सकते हैं, y के लिए भी निकाल सकते हैं। आपके पास जो डाटा दी जाएंगी वो x की भी रहेंगी और y की भी रहेंगी, तो आप सिमिलर फॉर्मूले को x के लिए भी या y के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद जो फॉर्मूला है वो है कोवेरिएंस का। किसका फॉर्मूला है, कोवेरिएंस का। तो कोवेरिएंस जब भी होगा तो हमारे पास दो डाटा होंगे, हमारे पास दो पैरामीटर्स होंगे। हमेशा याद रखिए कि कोवेरिएंस जब भी निकालते हैं तो हमेशा दो पैरामीटर का ही निकालते हैं। अब दोस्तों देखिए मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स इंटू एक्स, है ना। आप ये मान के चल रहे हैं कि आपके पास एक ही वेरिएबल है, इसलिए आपने एक्स इंटू एक्स लिखा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमारे पास कितना वेरिएबल है, तो देखिए आप यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल है, एक्स है और एक वाई है। तो हम क्या करेंगे, एक एक्स को वाई से रिप्लेस कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा एक्स इंटू वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई एन। देखिए कोरिलेट कीजिए इस फॉर्मूले से। आपको यदि आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से कोवेरिएंस का भी फॉर्मूला याद कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स इंटू एक्स। चूंकि हमारे पास एक ही वेरिएबल है इसलिए हम लोगों ने एक्स इंटू एक्स लिखा, लेकिन इस केस में हमारे पास दो वेरिएबल है इसलिए हम लोगों ने एक एक्स को वाई से रिप्लेस कर दिया और हमारा जो फॉर्मूला आया वो हो गया समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन। यहाँ तक क्लियर है। अब दोस्तों उसके बाद क्या करना है, माइनस, फिर से देखिए म्यू स्क्वायर है तो म्यू स्क्वायर को आप म्यू इंटू म्यू लिख सकते हैं ना।
बिल्कुल लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो म्यू है वो x का मीन है, लेकिन यहाँ पे हम लोग x का भी मीन लेंगे और y का भी मीन लेंगे, ठीक है, यही अंतर है। तो मैं जब x बार लिख रहा हूँ इसका मतलब आप ये समझिए कि x का मीन है, जब मैं y बार लिख रहा हूँ इसका मतलब ये हुआ कि ये y का मीन है। तो दोस्तों आपने समझ में आ गया कैसे कोवेरिएंस का फॉर्मूला डिराइव करना है। आप बहुत ही आसान है कोवेरिएंस का फॉर्मूला डिराइव करना, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ अभी तक जो दो फॉर्मूला हमने देखा। सबसे पहले फॉर्मूला हम लोगों ने देखा कि यदि हमें वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस यदि एक वेरिएबल का निकालना है तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है, एक्स बार मतलब मीन का स्क्वायर। यदि आपको कोवेरिएंस निकालना है, कोवेरिएंस हमारे पास मान लीजिए दो वेरिएबल एक्स और वाई है, तो क्या कीजिएगा, समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। देखिए कितना आसान है इसको याद करना। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, और स्टैंडर्ड डेविएशन यदि निकालना है तो इसका अंडर रूट कर लीजिए। अंडर रूट कैसे कीजिएगा, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों एक टर्म आता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये टर्म हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जैसे हम लोग शॉर्ट में आर से डिनोट करते हैं। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, इसका फॉर्मूला काफ़ी आसान है दोस्तों। एक बात और ध्यान रखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल सिग्मा एक्स होता है, सिग्मा एक्स एक्स के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए और सिग्मा वाई वाई के स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। तो दोस्तों आर का जो फॉर्मूला है वो है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। तो आप इस फॉर्मूले को याद रखिए ना, आप सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए करना क्या है आपको, जब भी आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने को बोले तो आप क्या कीजिएगा, आप कोवेरिएंस निकाल लीजिए, किसका कोवेरिएंस, एक्स और वाई का, और सिग्मा एक्स सिग्मा वाई निकाल लीजिए। फिर इस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए तो आपको आर का वैल्यू निकल जाएगा। अब आप पूछेंगे कोवेरिएंस कैसे निकालें, तो दोस्तों कोवेरिएंस निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है यहाँ पे। अब आप पूछेंगे सिग्मा एक्स वाई कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों इसके लिए हमको एक टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको आगे में बताऊँगा। तो आपस में देखिए कैसे कोरिलेटेड है फॉर्मूला, तो आपको बस फॉर्मूले को ध्यान रखना है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे निकालना है। उसका फॉर्मूला है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। दोस्तों इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो है हमारा इसके अलावा जो एक और फॉर्मूला है वो है दोस्तों हमारा इसका कोएफिशिएंट ऑफ, एक तो दोस्तों अब हम लोग रिग्रेशन की बात करते हैं। दिस इज ऑल रिगार्डिंग, दिस इज एवरीथिंग रिगार्डिंग कोरिलेशन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट रिग्रेशन। दोस्तों आपको पता है कि जो हमारा रिग्रेशन का इक्वेशन होता है वो होता है a प्लस बी एक्स। इसमें जो b होता है हमारा वो स्लोप होता है, ठीक है, और a जो होता है हमारा y इंटरसेप्ट होता है। ये मैंने आपको बताया था, मैं आपको डायग्राम में समझा देता हूँ। मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। दोस्तों देखिए, यदि आप इस ग्राफ को प्लॉट करते हो तो दोस्तों देखिए ये जो कर्व है इसका स्लोप होगा हमारा b। यदि इसका इक्वेशन है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो इसका स्लोप है b, और ये जो डिस्टेंस है इसे हम लोग कहते हैं y इंटरसेप्ट, क्योंकि है हमारा a, ठीक है। तो ये आपको क्लियर है। अब दोस्तों आपको पता है कि जो हम रिग्रेशन में फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं बताइए आप। यू नो इट वेरी वेल दैट इफ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ b वी यूज दिस फॉर्मूला कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर। देखिए फिर से देखिए ये फॉर्मूला आ गया ना। अब आपको ये निकालना है, मान लीजिए b निकालना है, तो दोस्तों करना क्या है आपको, कोवेरिएंस निकालना तो आप सीख ही चुके हैं ना, कैसे कोवेरिएंस निकालेंगे बताइए। तो कोवेरिएंस निकालने के लिए मैंने आपको बताया ना, समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, ये तो था, याद है। तो कोवेरिएंस आपने निकाल लिया। और सिग्मा एक्स कैसे निकालेंगे, तो सिग्मा एक्स के लिए मैंने फॉर्मूला बता दिया, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो आपने कोवेरिएंस में निकाल लिया, सिग्मा एक्स में निकाल लिया, पुट कर दीजिए तो बी निकल जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो इस प्रकार आप b निकाल लेंगे। अब b निकाल लिए, फिर a निकालने के लिए क्या कीजिएगा आप, तो a निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए y बार इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स बार, ठीक है। आपको y बार पता है, यानी y का मीन पता है, आपको b का वैल्यू पता है, x बार पता है, a निकाल सकते हैं आसानी से आप, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप ये a और b दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से a क्या आ जाएगा, a आ जाएगा y बार माइनस b टाइम्स x बार। तो सो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट ऑल दिस वेरिएबल्स। तो फ्रेंड्स कुल मिलाकर ये दो फॉर्म मैं आपको लास्ट में फॉर्मूला बता रहा हूँ, जो तीन फॉर्मूला आपको दिमाग में बैठाना है, आज सब तरह के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाएंगे। पहला फॉर्मूला आपको वेरिएंस निकालना आना चाहिए। वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। फिर सिग्मा एक्स निकालने का फॉर्मूला, इसका अंडर रूट कर लीजिए, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। सिग्मा वाई का फॉर्मूला, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। दोस्तों इस बार का जो ईवीएम का परीक्षा था सितंबर का, उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन न्यूमेरिकल के पूछे गए थे, इसीलिए इस टॉपिक पे कमांड पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम ट्राइंग टू मेक एवरीथिंग ईजियर फॉर यू। Okay, so we know how to calculate the formula of sigma x, we know how to calculate the formula of sigma y. Also you have to remember what is the formula of covariance xy.
इट इज नथिंग बट समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। तो एक्स बार वाई बार क्या है, एक्स का मीन है और वाई का मीन है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको आर का फॉर्मूला बताया, आर का फॉर्मूला होता है को वेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। उसके बाद मैंने बी का फॉर्मूला बताया, को वेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय sigma x का होल स्क्वायर। दैट इज ऑल यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस 5 फार्मूला। ओके, आई थिंक बाय आपको, मुझे लगता है कि आपको याद हो गया होगा ये सब फार्मूला, क्या जैसे मैंने समझाया है। अब दोस्तों आते हैं हम लोग इसके एमसीक्यू वाले पोर्शन पे। होपफुली आपको ये फार्मूला क्लियर हो गया है। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं क्योंकि इस टॉपिक से काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स आपको मैंने बताया था कि हमें स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कैसे निकालना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में आप देखेंगे कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालने पूछा ही जाता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए पॉपुलेशन साइज के हिसाब से स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकाला जाता है। तो एक चार्ट मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैंने लिखा था पॉपुलेशन साइज, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा था स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, और यहाँ पे मैंने लिखा था स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है। अब देखिए पॉपुलेशन साइज या तो अननोन होगा और या तो आपका पॉपुलेशन साइज क्या होगा, नोन होगा। तो दोस्तों यदि पॉपुलेशन साइज हमारा अननोन है, ठीक है, और तो हमें स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन यदि निकालना है तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा डिवाइडेड बाय रूट एन। लेकिन यदि पॉपुलेशन साइज हमारा नोन है तो यदि फॉर्मूला निकालना है तो उस केस में है कैपिटल एन माइनस एन अपॉन कैपिटल एन माइनस वन, ठीक है। सिमिलरली यदि प्रपोर्शन का हमें स्टैंडर्ड एरर निकालना है प्रपोर्शन का, तो दोस्तों उस केस में जो फॉर्मूला है वो है अंडर रूट पी क्यू अपॉन एन, ठीक है। और दोस्तों यदि सेम फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है फाइनाइट पॉपुलेशन के लिए, यदि आप नॉन पॉपुलेशन बोल रहे हैं यानी इसका मतलब कि फाइनाइट पॉपुलेशन है, तो आपका फॉर्मूला में चेंज हो जाएगा एन माइनस एन अपॉन एन माइनस वन, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा दो इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एक पहला केस में हम लोग स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं जो कि मीन का स्टैंडर्ड एरर है, दूसरे केस में हम लोग स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं किसका, प्रपोर्शन का। चलिए इसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एक एस्टिमेटर होता है और एक हमारा एस्टिमेट होता है, तो दोनों में क्या अंतर होता है एस्टिमेटर और एस्टिमेट में। तो दोस्तों आपको मैंने समझाया था मीन हार्ट रेट का एग्जांपल लेते, जैसे ये कि हमारा पॉपुलेशन है, ठीक है, ये हमारा पॉपुलेशन है, उसमें से हमने एक छोटा सा सैंपल लिया। तो दोस्तों सैंपल का मीन हमने निकाला एक्स बार और पॉपुलेशन का जो मीन है वो है म्यू। तो ये एक्स बार है ना वो कहलाता है म्यू। एक्स बार इज कॉल्ड एस्टिमेटर। एक्स बार को क्या कहते हैं हम लोग, एस्टिमेटर कहते हैं। और जो एक्स बार का वैल्यू मान लीजिए 20 आया तो इसे हम लोग कहते हैं एस्टिमेट, ठीक है। तो दोस्तों एस्टिमेटर क्या होता है, एस्टिमेट क्या होता है, ये सभी चीज़ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा है कि एक गुड एस्टिमेटर का 4 क्राइटेरिया होता है दोस्तों। 4 क्राइटेरिया क्या क्या होता है। पहला है कि वो अनबायस्ड हो। इसका मतलब क्या है अनबायस्ड होने का, ये मैंने अच्छे से क्लियर किया था पिछली वीडियो में। दूसरा मैंने आपको बताया था कि वो कंसिस्टेंट हो, इसका भी मीनिंग मैंने आपको बताया था दोस्तों। तीसरा था एफिशिएंट हो। मैं बात कर रहा हूँ एस्टिमेटर की, अनबायस्डनेस, कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी, और लास्ट है दोस्तों सफिशिएंसी। लास्ट क्या है, सफिशिएंट। तो ये 4 कंडीशन है एक गुड एस्टिमेटर का जो कि आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों हम लोग डिस्कस किए थे पॉइंट एस्टिमेट्स के बारे में। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पॉइंट एस्टिमेट। पॉइंट एस्टिमेट में क्या होता है कि बेसिकली हमारा जो एस्टिमेट होता है वो एक सिंगल वैल्यू होता है। जैसा कि आप एग्जांपल के तौर पर ले लें एक्स बार। एक्स बार जो है वो सैंपल का मीन है, ये कहलाएगा पॉइंट एस्टिमेट किसका, पॉपुलेशन के मीन का। यदि बात कर रहे हैं हम लोग सैंपल का वेरिएंस एस स्क्वायर, तो ये हमारा एस्टिमेट का पॉइंट एस्टिमेट कहलाएगा किसका, तो ये पॉइंट एस्टिमेट कहलाएगा हमारा सिग्मा स्क्वायर का, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्स बार होता है ये मीन होता है, ये म्यू जो है वो मीन है, लेकिन एक्स बार जो मीन है वो सैंपल का मीन है और म्यू जो मीन है वो पॉपुलेशन का मीन है, ठीक है। चलिए उसी तरह जो एस स्क्वायर है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है किसका, सैंपल का, और सिग्मा स्क्वायर है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है किसका, तो पॉपुलेशन का, ठीक है दोस्तों। तो ये सब चीज़ आपको क्लियर रखना है, ये 4 सिंबल से आपको क्लियर रखना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इंटरवल, ये तो पॉइंट एस्टिमेट क्लियर हो गया। अब हम लोग इंटरवल एस्टिमेट की बात करते हैं। इंटरवल एस्टिमेट क्या होता है दोस्तों, इंटरवल एस्टिमेट में जो हमारा जो एस्टिमेट का वैल्यू आता है वो रेंज होता है। यहाँ पे सिंगल वैल्यू हमें नहीं मिलता है, हमें क्या मिलता है, हमें रेंज ऑफ वैल्यू मिलता है।
ठीक है। तो दोस्तों रेंज ऑफ वैल्यू वाले केस में दो टर्म आता है जो कि आपको पता होना चाहिए, एक है कॉन्फिडेंस इंटरवल और एक है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल। ये चीज़ मैंने आपको बताया था दोस्तों, कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है और कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो क्या होता है कि एक रेंज है। कॉन्फिडेंस इंटरवल की यदि बात करें, सीआई की यदि बात करें, तो ये क्या होता है, रेंज ऑफ वैल्यू होता है। ठीक है, इट इज़ व्हाट, ये हमारा रेंज ऑफ वैल्यू है जिस रेंज में हमारा एस्टिमेट होता है। तो एस्टिमेट जिस रेंज में होता है उसे हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल कहते हैं। और यदि हम लोग बात करें सीएल की यानी कॉन्फिडेंस लेवल की, तो दोस्तों देखिए ये बेसिकली क्या है, प्रोबेबिलिटी है। ये क्या है दोस्तों, दिस इज व्हाट, दिस इज प्रोबेबिलिटी। तो कॉन्फिडेंस लेवल क्या है हमारा, कॉन्फिडेंस लेवल है प्रोबेबिलिटी। किस चीज का प्रोबेबिलिटी, तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी किस चीज़ का, तो हर एक इंटरवल एस्टिमेट से एसोसिएटेड एक प्रोबेबिलिटी वैल्यू होता है जिसे हम लोग कॉन्फिडेंस लेवल कहते हैं, जो कि हमें ये बताता है कि हम कितना कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा जो इंटरवल एस्टिमेट है वो पॉपुलेशन पैरामीटर को इंक्लूड करेगा। दोस्तों इन सभी के बारे में डिटेल में जानना है तो मेरे पिछले वीडियो को देखिए, अभी मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ दोस्तों। तो सीआई समझ में आ गया, सीएल समझ में आ गया। सीआई है रेंज ऑफ वैल्यू, सीएल है प्रोबेबिलिटी। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देके बताता हूँ, ये तीन केस मैंने आपको समझाया भी था अपने पिछले लेसन में, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि यदि हमारा 90% कॉन्फिडेंस लेवल हो, तो 90% कॉन्फिडेंस लेवल हो, ठीक है, तो उस केस में जो एक्स बार आता है वो होता है 1.64 सिग्मा। ठीक है, चलिए यदि हमारे पास 95% कॉन्फिडेंस लेवल हो तो जो एक्स बार आता है वो होता है दोस्तों, सॉरी नॉट एक्स बार, यहाँ पे मिस्टेक है, ये देखिए एक्स बार प्लस माइनस, ठीक है, एक्स बार प्लस माइनस 1.96 सिग्मा। और यदि हमारा 99% कॉन्फिडेंस लेवल है तो हमारा जो कॉन्फिडेंस इंटरवल आएगा वो हो जाएगा एक्स बार प्लस माइनस 2.58 सिग्मा। एक और मैं आपको फिर से बता दूं कि ये सभी जो वैल्यूज आप देख रहे हैं ये सभी वैल्यूज कहलाते हैं हमारे कॉन्फिडेंस इंटरवल सीआई, और ये जो वैल्यूज हैं ये कहलाते हैं हमारे कॉन्फिडेंस लेवल। तो देखिए कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा परसेंटेज में होता है, ठीक है, और कॉन्फिडेंस इंटरवल जो होता है वो इस प्रकार होगा, एक्स बार प्लस माइनस जेड टाइम सिग्मा। तो आपको मैं कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला बता दूं, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला होता है एक्स बार प्लस माइनस जेड टाइम सिग्मा। ये याद रखिएगा, ये बहुत सारे क्वेश्चन में इस कंसेप्ट का यूज है। चलिए दोस्तों एक और चीज मैं आपको बता दूं, इस केस में आप देख रहे हैं प्लस और माइनस है, तो बेसिकली एक होगा लोअर कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है, एक होता है हमारा लोअर कॉन्फिडेंस इंटरवल, और एक होता है हमारा लोअर, देखिए एक होता है अपर लिमिट और एक होता है लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट को एलसीएल से डिनोट करते हैं और अपर लिमिट को यूसीएल से डिनोट करते हैं, अपर कॉन्फिडेंस लिमिट और लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट, ठीक है। तो यदि आपको यूसीएल निकालने को कहा जाए तो आप क्या कीजिएगा, एक्स बार प्लस जेड टाइम सिग्मा कीजिएगा, और एलसीएल निकालने कहा जाए तो एक्स बार माइनस जेड टाइम सिग्मा कीजिएगा। तो ये दो फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए, एलसीएल कैसे निकालना है और यूसीएल कैसे निकालना है। एक्स बार में जोड़ दीजिएगा जेड टाइम सिग्मा तो यूसीएल मिल जाएगा, एक्स बार में से जेड माइनस सिग्मा जेड टाइम सिग्मा घटा दीजिएगा तो आपको एलसीएल मिल जाएगा। तो ये दो चीज़ हमें ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी समझाया था कि सीएल और सीआई के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो दोस्तों आप देखिए सीएल और सीआई के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, सिंपल सी बात है। आप जरा देखिए यदि हमारा सीएल बढ़ रहा है तो आप जरा इसको देखिए तो सीआई भी तो बढ़ रहा है ना, ठीक है। तो आपको पता है कि यदि सीएल हमारा बढ़ेगा यानी कॉन्फिडेंस लिमिट बढ़ेगा तो हमारा सीआई भी बढ़ेगा, यानी कि हमारे यदि ज़्यादा परसेंट चांस, यदि हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहें तो उस केस में हमारा जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये हम नहीं चाहते हैं दोस्तों, हम ये नहीं चाहते कि हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल ज़्यादा हो। और दोस्तों एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि एक तो ये रिलेशनशिप आपको समझ में आ गया, दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि आपको पता है दोस्तों कि जब आप स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड एरर जब आप निकालते हैं सिग्मा एक्स बार जब निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को ऊपर लिखते हैं और सैंपल साइज को डिनोमिनेटर में लिखते हैं। अब जरा देखिए तो सैंपल साइज यदि हमारा बढ़ेगा तो सैंपल साइज बढ़ेगा तो सिग्मा एक्स बार क्या होगा, घटेगा, क्योंकि यहाँ देखिए इन्वर्स का रिलेशन है।
यदि ये बढ़ेगा तो ये ऑब्वियसली घटेगा। तो n बढ़ने से सिग्मा एक्स बार क्या होता है दोस्तों, n बढ़ने से सिग्मा एक्स बार क्या होता है, घटता है, ठीक है। और सिग्मा एक्स बार घटेगा तो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा, वो भी घटेगा। हम लोग यही चाहते हैं ना कि हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल कम से कम हो, ठीक है, वी वांट दिस। तो उस केस में क्या होना चाहिए, n क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो याद रखिएगा एक फॉर्मूला कि हायर द बिगर द सैंपल साइज, स्मॉलर द स्टैंडर्ड एरर एंड नैरोअर द कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये सब चीज़ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। चलिए यहाँ तक क्लियर है आपको। तो दोस्तों यही सब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जिसको यूज करना है आपको। और एक और रिलेशनशिप आपको बता देता हूँ, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर के अंदर, जो कि ये है कि देखिए दोस्तों, हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से टाइम सीरीज के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को क्लियर करते चलेंगे। तो टाइम सीरीज में दोस्तों जो पॉइंट हमें ध्यान रखनी है, जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है जिसको हमें ध्यान रखनी है, वो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। तो सबसे पहले टाइम सीरीज में क्या होता है कि डाटा आपका क्रॉनिकल ऑर्डर में अरेंज होता है। तो एक वेरिएबल आपका टाइम फिक्स रहेगा, जबकि दूसरा वेरिएबल आपका चेंज होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए, यहाँ पे आपका ईयर जो है वो टाइम है, वो आपका आपने जो यहाँ पे शो किया है वो फिक्स है, ठीक है, और यहाँ पे सेल्स आपने शो किया है। तो इसका एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, पास्ट बिहेवियर एवेल्यूशन, फोरकास्टिंग, ये सब अपना टाइम सीरीज है। तो दोस्तों आप देखिए, चार एलिमेंट्स हैं। ये जो फ्लक्चुएशन आप देख रहे हैं, इस फ्लक्चुएशन के पीछे चार कारण हैं। पहला है सेकुलर ट्रेंड, दूसरा है सीजनल वेरिएशन, तीसरा है साइक्लिकल वेरिएशन, चौथा है इरेगुलर वेरिएशन। तो यदि हम सेकुलर ट्रेंड की बात करें तो सेकुलर ट्रेंड में क्या होता है, एक जनरल टेंडेंसी होता है बढ़ने का या घटने का या कांस्टेंट रहने का। जैसा कि आप एग्जांपल तो के तौर पर ले सकते हैं, ऑटोमोबाइल का सेल होना या डेथ रेट होना, ये हमारा सेकुलर ट्रेंड है। कभी कभी क्वेश्चन इस पे आ जाता है कि एग्जांपल के तौर पर, तो यहाँ पे एक जनरल टेंडेंसी होता है बढ़ने का। आप इसको यदि ग्राफिकली आप प्लॉट करें तो ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कांस्टेंट स्लोप वाला कर्व है, ठीक है, या अपवर्ड स्लोप है या डाउनवर्ड स्लोप है। तो ये हमारा सेकुलर ट्रेंड का एग्जांपल है। दूसरा जो वेरिएशन होता है दोस्तों, वो सीजनल वेरिएशन होता है। इसमें टाइम पीरियड जो है वो एक साल से कम होता है। आपको इसका बेस्ट एग्जांपल यदि हम बताएं तो जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, जो ट्रेडिशन है, जो लोगों का हैबिट है, जैसे आप अम्ब्रेला का बात कर लीजिए, अम्ब्रेला का सेल जो होता है वो अलग अलग सीजन में वेरी करता है, कभी पीक पे रहता है, कभी डाउन होता है। तो ये हमारा सीजनल वेरिएशन का एग्जांपल है, आप ग्राफिकली भी इसे देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों तीसरा है साइक्लिकल वेरिएशन। तो साइक्लिकल वेरिएशन का जो पीरियड होता है वो मोर देन 1 ईयर होता है। तो आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं बिजनेस साइकिल। तो बिजनेस साइकिल में आपने देखा प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी। तो ये जो चार बूम, जिसको हम ये जो चार फेज होता है, तो ये हमारा एक साइक्लिकल वेरिएशन का बेस्ट एग्जांपल है। और इरेगुलर वेरिएशन में क्या होता है कि जो रैपिड चेंजेस होते हैं एवन शॉर्टर टाइम फ्रेम देन ऑकेजनल चेंजेस, और इसको हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि अनफॉर्चुनेट इवेंट आता है कुछ। और यहाँ इरेटिक चेंज आप देख सकते हैं, इस तरह हम लोगों ने शो किया है, ये हमारा इरेगुलर वेरिएशन है। अब दोस्तों इसके बाद आप कैसे ट्रेंड को मेजर करते हैं, तो हमारे पास तीन मेथड है। एक है फ्री हैंड कर्व, जिसको ग्राफिकल कर्व कहते हैं। दूसरा है मूविंग एवरेज मेथड, 3 ईयरली, 4 ईयरली, 5 ईयरली। और तीसरा है लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। लीस्ट स्क्वायर मेथड पहले मैं बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे आपने ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये सब पॉइंट जो आपको दिख रहा है, ये सभी आपके वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जो डाटा पॉइंट है। तो आपको क्या करना है, एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है जो कि इस पार्टिकुलर इन सभी को सेटिस्फाई करे। तो कैसे ड्रॉ कीजिएगा आप, तो हर एक डाटा के लिए, जैसे आप इसके लिए, इस पॉइंट के लिए वाई कोऑर्डिनेट कितना है 2 है ना, तो आप एक लाइन सीधा ड्रॉ कर लीजिए, ये वाला लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे वाई सी आपका कितना हो गया, वाई सी यहाँ 2 हो गया, यहाँ वाई सी कितना है 5 है, यहाँ वाई सी कितना है 8 है ना। तो आप वाई कॉरस्पॉन्डिंग वाई देख लीजिए, वाई यहाँ पे कितना है आपका 2, तो वाई आप देख लीजिएगा, तो वाई आपको मिलेगा। इसके लिए देखिए, इस पॉइंट के लिए 8 है, 8 - 2 = 6, ठीक है। 2 - 5 = -4, 1 - 5। तो इस प्रकार से आपको लीस्ट स्क्वायर मेथड को अप्लाई करना है, ठीक है। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड से आप क्या कर सकते हैं, आप स्ट्रेट लाइन को फिट करते हैं और ऑड नंबर ऑफ ईयर, ये मेथड होता है। तो दोस्तों आपको ग्राफिकली नहीं करना है, आपको इसको एक तरीका है, एक प्रोसेस है जिससे करना है, मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों। तो आप क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ट्रेंड को फिट करते हैं फॉर ऑड नंबर ऑफ ईयर्स। तो अब देखिए, दो पॉसिबिलिटी है, या तो ईयर ऑड हो या ईयर एवन हो। तो मैं आपको समझाता हूँ ऑड वाले में क्या करना है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर देखिए आपका ऑड है, तो ऑड वाले में क्या करना है कि आपको एक स्ट्रेट लाइन मान के चलना है कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है वो है y = a + bx। इसमें y मान लीजिए सेल्स दिखा रहा है और x यहाँ पे आपका टाइम दिखा रहा है, क्योंकि आपका जो डाटा दे रखा है वो देखिए, ये आपका सेल्स है और यहाँ पे टाइम है ना। तो आपने एक इक्वेशन मान लिया कि y = a + bx एक लाइन है जो कि इन सभी पॉइंट से नियरेस्ट पॉइंट से गुजर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे आप समेशन, ये देखिए,
या आपको इक्वेशन क्या मिला, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे समझते चलिए। दोनों तरफ यदि आप समेशन लगाएंगे तो n टाइम्स समेशन ऑफ ए क्या आ जाएगा, n टाइम्स ए आ जाएगा प्लस b टाइम्स समेशन एक्स आ जाएगा। अब दोस्तों एक बार x के साथ समेशन लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, a टाइम्स समेशन एक्स प्लस b टाइम्स समेशन एक्स स्क्वायर। तो ये दो इक्वेशन है जिसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, तो नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे क्या है, ऑड है, ठीक है। ये दो फॉर्मूला याद रखना। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, आपको इस क्वेश्चन में आप एक ऐसे करके एक टेबल बनाएंगे, पहले कॉलम में ईयर लिखेंगे फिर सेल्स लिखेंगे। अब दोस्तों आप क्या करेंगे कि ये जो आपका 1986 है इससे आपको सभी ईयर को माइनस करना है। तो आप एक एक्स एक वेरिएबल मान लीजिए, एक्स इज इक्वल टू ईयर माइनस 1986। तो ईयर कौन सा है, 1984। तो 84 में से 86 घटाएंगे तो -2 मिलेगा, 85 में से 86 घटाएंगे तो -1 मिलेगा, 86 में से 86 घटाएंगे तो 0 मिलेगा, 87 में से 86 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, यहाँ 2 मिलेगा, है ना। तो ये समेशन ऑफ कैपिटल एक्स हमें कितना मिलेगा, 0, क्योंकि खुद देखिए ना सब ऐड होकर 0 हो जाएगा। और एक कॉलम बनाइए एक्स वाई का, है ना। तो ये x है ये y है, तो एक्स वाई का कॉलम आपको सब ऐड कीजिएगा तो 34 आएगा। और एक कॉलम बनाइए आप कैपिटल एक्स स्क्वायर का, तो कैपिटल एक्स स्क्वायर का भी आप समेशन कीजिएगा तो आपको कितना आएगा, 10 आएगा। तो दोस्तों आपको हमारे पास दो इक्वेशन था, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो इक्वेशन है। एक बार एक इक्वेशन क्या है यहाँ पे, मैं आपको शो करता हूँ, ये दो इक्वेशन है ना। तो इसमें देखिए आप क्या देखें यहाँ पे कि समेशन एक्स आपका 0 आ रहा है। तो यदि ये टर्म आपका 0 हो गया तो यहाँ से आप a निकाल सकते हैं ना, a क्या हो जाएगा, समेशन y बाई n हो जाएगा, है ना। तो आपको समेशन y आप यहाँ निकाले हैं, समेशन y कितना है आपका, समेशन y है 290 और डिवाइडेड बाई n कितना है 5, तो आपका हो जाएगा 58, ठीक है। a निकल गया। उसी तरह b निकालने के लिए आप दूसरे इक्वेशन का यूज करेंगे। दूसरा इक्वेशन आपका ये है, समेशन एक्स वाई इक्वल टू a टाइम्स समेशन एक्स प्लस b टाइम्स समेशन एक्स स्क्वायर, है ना। तो आप इसका यूज कीजिए। तो दोस्तों इसमें भी आप क्या देखिएगा कि ये जो टर्म है ये आपका 0 हो गया है, तो यहाँ से b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर। तो आप चाहें तो इन दोनों फॉर्मूले को डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं यदि आपके पास। अब मैं कहूँगा कि आप डायरेक्टली इसको याद ही रखिए, क्योंकि आपको उतना कैलकुलेशन में टाइम ज़्यादा जाएगा। तो आप सिंपली इसको याद कर लीजिए, a इज इक्वल टू समेशन वाई बाई एन और b इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ए भी निकालना रहता है जनरली हर एक क्वेश्चन में, ए भी आपका निकल जाएगा तो आपका ट्रेंड लाइन भी निकल जाएगा। यही तो है लीस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा ऑड नंबर। यदि इवन नंबर हो तो क्या करेंगे, तो दोस्तों देखिए अब मान लीजिए कि आपसे इसमें क्वेश्चन पूछे बताओ 1989 में सेल्स कितना था, तो क्या कीजिएगा, आपके पास एक्स का फॉर्मूला क्या है, ईयर माइनस 1986, तो ईयर की जगह 1989 निकालिए, पहले एक्स निकाल लीजिए और फिर वाई वाले में पुट करके आप वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि मान लीजिए कि एवन नंबर ऑफ ईयर्स रहेगा तो क्या करेंगे, तो यहाँ से काउंट कीजिए ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे एवन नंबर ऑफ ईयर्स है। तो इस केस में क्या करना है आपको कि आपका ट्रेंड लाइन वही रहेगा, नॉर्मल इक्वेशन भी वैसा ही रहेगा, बस एन जो है वो आपका एवन रहेगा। तो दोस्तों आप कॉलम वैसे ही बनाएंगे, है ना, एक्स इक्वल टू ईयर माइनस, लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए मीन कौन सा लेंगे आप देखिए यहाँ पे मीन आपके सामने दो है, एक ये है और एक ये है, इन दोनों में से किसी को एक नहीं लेना है, आपको इसके बीच का लेना है, मतलब कि 1980.5 लेना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यही काम कीजिए, आप सबको माइनस कीजिए तो -4.5 -3.5 -1.5 और ये तो 0 होगा ही होगा, है ना। उसी तरह आप एक इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन से एक कॉलम बना लीजिए और इसके स्क्वायर से एक कॉलम बना लीजिए। तो आपका एक टेबल तैयार है। आप फिर फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, a इक्वल टू समेशन वाई बाई एन, b इक्वल टू समेशन एक्स वाई अपन एक्स स्क्वायर, तो आपको y वैल्यू निकल जाएगा। तो एक तरीका क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लेंगे। अब दोस्तों यदि सीजनल वेरिएशन का क्वेश्चन आएगा तब आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट है मूविंग एवरेज का, तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो एक होता है 3 ईयर मूविंग एवरेज, एक होता है 2 ईयर मूविंग एवरेज, एक होता है 4 ईयर मूविंग एवरेज। जैसे मान लीजिए कि आपको ये डाटा दी गई है, आपको मूविंग एवरेज मेथड अप्लाई करना है, तो कैसे अप्लाई कीजिएगा, तो देखिए इस तरह का आप कॉलम बना लीजिए। मान लीजिए 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालना है, तो देखिए पहला में आपको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। फिर क्या कीजिए आप, देखिए समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है, कैसे आप 3 ईयर मूविंग एवरेज आप क्या कीजिए कि आप टोटल एक टी का कॉलम बनाइए, तो 3 + 4 + 8 जोड़ लीजिए, कितना मिलेगा, 15 मिलेगा, ठीक है। फिर 4 + 8 + 6 जोड़ लीजिए, कितना मिलेगा, 18 मिलेगा, यहाँ लिख दीजिए। फिर दोस्तों 6 + 7 + 11 जोड़ दीजिए, कितना मिलेगा, 21 मिलेगा। फिर दोस्तों 7 + 11 + 9 जोड़ दीजिए, कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। तो इस तरह से आप 3 एलिमेंट को जोड़ते जाइए और एक कॉलम बना लीजिए, और चूंकि एवरेज कर रहा है ना, सबको 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका ट्रेंड का वैल्यू आ जाएगा। समझ में आया आपको, ऐसे ही हम लोग 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालते हैं। दोस्तों हो सकता है मैं फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, यदि आपको डिटेल में जानना है तो आप इस पर्टिकुलर लेसन पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों ये हमारा ट्रेंड लाइन है, तो इसको यदि आप प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, तो ये जो हमारा ब्लू कलर से ये ट्रेंड लाइन है, ये एक्चुअल सेल्स है और ये हमारा ट्रेंड लाइन है। एक्चुअल सेल्स और ट्रेंड लाइन में आप डिफरेंस को नोटिस कर सकते हैं। अब मान लीजिए 4 ईयर मूविंग एवरेज है,
तो 4 ईयर मूविंग एवरेज में देखिए पहला 2 कॉलम में कुछ नहीं रहेगा, फिर आप इसको लीजिए, सबको जोड़िए 156 आएगा, फिर आप दोस्तों इसको लीजिए, इसको जोड़िए तो 164 आएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप 4 ईयर मूविंग एवरेज निकाल के सबको 4 से भागा देते जाइए, है ना। तो ये आपको 4 ईयर मूविंग एवरेज आ जाएगा। तो ये मेथड्स से आप ट्रेंड वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये सीजनल मेथड में लागू होता है। जैसे देखिए क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ये बुक का क्वेश्चन है, ऐसे में आपको घड़ी का आप देखिए एक मेथड है डिसीजनलाइज। हाँ, ये वैल्यू याद रखिएगा दोस्तों। देखिए एक होता है डिसीजनलाइज वैल्यू, इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल वैल्यू अपॉन सीजनल इंडेक्स, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू अपॉन सीजनल इंडेक्स। तो इस तरह से आपको चार्ट दिया रहेगा, ठीक है, Q1 Q2। इसको मैंने अपने वीडियो लेसन में अच्छे से समझाया है दोस्तों, इसको मैंने लगभग 30 मिनट में समझाया है अच्छे तरीके से, तो आप वहाँ पे जाकर इसे देखिए, इसको समझ में आएगा, क्योंकि शॉर्ट में समझाना इसको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है दोस्तों। साइक्लिकल मेथड से यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे रेसिडुअल मेथड पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है मैं समझाता हूँ। एक्स का कॉलम बनाना है, वाई का कॉलम बनाना है, और एक आपको कोडेड मीन लेना है। कोडेड मीन कैसे लेते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले ये देखिए नंबर ऑफ ईयर काउंट कीजिए तो 10 आएगा। तो आपको मीन लीजिएगा तो आपको कौन कौन सा मीन लीजिए, ईयर लीजिएगा, बताइए, ये दोनों लीजिएगा, है ना। तो आपका 202012.5 आएगा दोस्तों। सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ईयर माइनस 20, और सबको 2 से गुना कर दीजिए, है ना, एक इंटीजर बनाने के लिए। अब दोस्तों एक एक्स का कॉलम बना लीजिए, एक्स वाई कॉलम बना लीजिए, और सब काम वही करना है आपको जो आपने पीछे किया था। ए का वैल्यू निकाल लीजिए, बी का वैल्यू निकाल लीजिए, और एक आपका ट्रेंड इक्वेशन निकल जाएगा। अब प्रश्न, अब यहाँ से असली काम शुरू होता है। अब देखिए रेसिडुअल मेथड में क्या करना है, आपको एक नया टेबल बनाना है, एक्स का, वाई का, वाई बार का, और एक कॉलम बनाना है आपको y डिवाइडेड बाय वाई बार इंटू 100, और एक कॉलम बनाना है y माइनस वाई बार अपॉन वाई बार इंटू 100। ये नया काम करना है आपको, बाकी ऊपर का काम तो आपने जो पीछे किया है वही है, ठीक है। अब देखिए वाई बार क्या है दोस्तों, वाई बार मैं आपको समझा देता हूँ कि देखिए जो आपका मीन है, ठीक है, ये आपका वाई बार है, ठीक है। देखिए ये वाई बार कहाँ से आया, जो आपका ट्रेंड का इक्वेशन क्या है, देखिए ना, ट्रेंड का इक्वेशन क्या है 83 प्लस एक्स, है ना। तो आपको हर एक के लिए वैल्यू को निकालना है यहाँ पे, ठीक है, यही आपका वाई बार है। और ये वाई आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये वाई, दिस वाई विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। सो ऑन दैट बेसिस ये कैसे 76 कैसे आया। अब जैसे देखिए 2009 का बात है, तो 2009 में एक्स का वैल्यू कितना है, तो आप देखिए ना यहाँ पे इस पर्टिकुलर टेबल में देखिए, तो एक्स का वैल्यू आपको मिलेगा कितना 2009 के लिए -3.5 मिलेगा, है ना। तो इसीलिए जो है ये वैल्यू आपका 76 आया है, ठीक है। तो आप 87 माइनस कीजिए ना, इसमें से 76 आएगा। तो इसी तरह से आपको ये टेबल बनाना है, फिर वाई बाय वाई बार इंटू 100 निकालना है, और ये निकालना है, इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपसे सीजनल, इसमें क्या पूछेगा आपसे कि रेजिडुअल वैल्यू कितना होगा, तो ये रेजिडुअल वैल्यू कहलाता है आपका, ठीक है। साइक्लिकल रेजिडुअल वैल्यू पूछता है, ये यहाँ से क्वेश्चन आने का संभावना है। तो दोस्तों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैंने आपको समझा दिया। अब दोस्तों जो 3 यूनिट हमने कवर किया है आज के वीडियो लेसन में, आइए उस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस 3 यूनिट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड जस्ट नाउ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आप क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए, जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा, कैलकुलेट द लीनियर रिग्रेशन हुज इनपुट वैल्यू आर। दोस्तों ये मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है, यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है ना तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको लीनियर रिग्रेशन पूछा गया है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों यदि आपको इस तरह की पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, यदि आपको लास्ट मोमेंट है, आपको इस तरह की पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है दोस्तों, तो हमारे पास 2000 MCQs का सीरीज है। आप उस 2000 MCQs को अवेल कर सकते हैं दोस्तों। यदि आप चाह रहे हैं कि उस 2000 MCQs को लेना चाह रहे हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नंबर एक प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिस पे आपको मुझे व्हाट्सएप करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, ये नंबर है दोस्तों, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, तो मैं आपको प्लान के बारे में बताऊंगा कैसे आप प्लान को एक्सेस कर सकते हैं। आप इस तरह के हर एक तरह के पॉसिबल MCQs को सॉल्व करके जाइए, निश्चित रूप से आप CIV में अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो दोस्तों देखिए एक्स और वाई का आपको वैल्यू दे रखा है, आपसे पूछा है लीनियर रिग्रेशन बताओ लाइन, तो कैसे निकालिएगा इसको। तो अभी मैंने समझाया आपको कैसे निकालना है, इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए आपको a + bx a निकालना है और b निकालना है। तो पहले आप मीन निकालेंगे, फिर ym निकालेंगे, फिर स्लोप निकालेंगे, ये फॉर्मूला है, फिर a निकालेंगे, b निकालेंगे, सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। तो ये सब हमने ऐसे करना है इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में। फिर देखिए एक क्वेश्चन और मैं आपको करके दिखाता हूँ।
जैसे देखिए क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर का वैल्यू है वो किस रेंज में लाई करता है, तो -1 टू +1 लाई करता है, ये तो सही है। ठीक है, यदि दोनों एक्स और वाई इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है तो आर पॉजिटिव होगा, बिल्कुल सही है। आर जो है वो रिलेशन दिखाता है बीच का, ये भी सही है। फिर यदि एक्स और वाई बढ़ रहा है घट रहा है 7 तो आर, ये गलत है। और कोरिलेशन कोएफिशिएंट अर्थमेटिक मीन होता है, ये गलत है दोस्तों, ध्यान देखिएगा। जैसे आर एक्स वाई है इंटू आर वाई एक्स है, इसका ज्योमेट्रिक मीन होता है आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो आपसे पूछा इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे, तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा ACND। ठीक है, सॉरी ये भी गलत है ना, ये बिटवीन गलत है क्योंकि -1 +1 भी होता है ना, इसलिए बिटवीन वर्ड गलत है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपको सैम्पलिंग तो मैंने समझाया, क्लस्टर क्या होता है, सिंपल रैंडम क्या होता है, ये सब मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था। तो इसमें देखिए जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा कोवेरिएंस निकालने का, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने का, तो ये सब मैंने आपको समझा रखा है, कोवेरिएंस कैसे निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे निकालना है। ठीक है, तो फिर देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का है क्वेश्चन में। ठीक है, आर का वैल्यू यदि 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, तो आर का वैल्यू यदि 1 है तो आप क्या समझते हैं कि जितने भी आर का वैल्यू 1 है ना दोस्तों, तो वो अपना पॉजिटिव स्लोप होगा, ये वाला केस होगा, ये आर इक्वल टू 1 को होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव स्लोप होगा, स्लोपिंग फ्रॉम राइट टू राइट। चलिए उसके बाद दोस्तों जो क्वेश्चन इसमें आने की संभावना है, जो मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिखाता हूँ करके। जैसे ये देखिए डाटा एक्स और वाई का दिया हुआ है, आपको बेस्ट रिग्रेशन लाइन पूछा गया है। ठीक है, और एक प्रेडिक्शन इंटरवल फॉर डिपेंडेंट वेरिएबल वाई व्हेन एक्स इक्वल टू 95%। ठीक है, अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, कोवेरिएंस एक्स वाई इतना दिया हुआ है, मीन एक्स वाई दिया, मीन वाई दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन इतना दिया हुआ है, रिग्रेशन लाइन का इक्वेशन पूछा गया है। तो ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, बी इक्वल टू कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। देखिए इसका यहाँ एप्लीकेशन है, आपको यदि फॉर्मूला पता है तो कोवेरिएंस आप बी आसानी से निकाल सकते हैं। और इक्वेशन क्या होता है रिग्रेशन लाइन का, ए प्लस बी एक्स, तो बी मिल गया, ए मिल गया, तो आप आसानी से रिग्रेशन लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो बी कैसे निकालेंगे, तो कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों आप इस पार्टिकुलर वीडियो लेसन से आप ये देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ किस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। और मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं बताते चल रहा हूँ उसको A4 शीट पे लिखते जाइए, एक बार फॉर्मूला आप ही का खुद का कंपाइल हो जाएगा, है ना। और दोस्तों यदि आपका प्रिपरेशन कंप्लीट है तो आप मॉक टेस्ट में भी हेल्प में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैंने फुल्ली फ्लेजेड मॉक टेस्ट ABM का बना के रखा है, BFM का बना के रखा है, ताकि आपका प्रिपरेशन को एक्स्ट्रा एज मिले। उसमें आपको तरह तरह के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं और जिस पे क्वेश्चन आने की संभावना है उसको मैंने फ्रेम किया है। पर फुल लेंथ मॉक टेस्ट 100 क्वेश्चन है और ऐसे 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट यानी 400 क्वेश्चन, और उस 400 क्वेश्चन के अंदर तरह तरह के क्वेश्चन हैं। मतलब कि आपका फुल्ली फ्लेजेड प्रैक्टिस हो जाएगा एग्जामिनेशन से पहले हर एक तरह के क्वेश्चन का, प्रीवियस ईयर इंक्लूडेड। तो ज़रूर आप उसमें पार्टिसिपेट करें। डिटेल जानने के लिए इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो आपको समझ में आ गया इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है हमें। फिर देखिए आप यहाँ एस्टिमेट ऑफ एक्स एंड वाई जितना, यहाँ पे वही चीज़ है, कोरिलेशन लाइन बताइए फिर आपका आंसर, इस प्रकार से आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कोरिलेशन कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करते हैं। चलिए दोस्तों ये तो था कोरिलेशन कोएफिशिएंट का कंसेप्ट। और इसके अलावा दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपको एस्टिमेशन से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एस्टिमेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा उसको मैं अगली वीडियो में डिस्कशन करूंगा। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। जो 3 मेन टॉपिक हमने डिस्कस किया आज वो था हमारा दोस्तों कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, फिर हमने देखा टाइम सीरीज, और दोस्तों फिर हमने देखा एस्टिमेशन। तो ये तीनों को टॉपिक को आज मैंने क्लियर किया। नेक्स्ट यूनिट में मैं आपको एस्टिमेशन पे कुछ प्रॉब्लम बताऊंगा, और फिर बॉन्ड इन्वेस्टमेंट, और दोस्तों उस पर लीनियर प्रोग्रामिंग, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो होपफुली आपको ये सीरीज पसंद आ रहा होगा। ये हमारा इस पार्टिकुलर सीरीज का 5वां लेसन है। इससे पहले के वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है, लेसन को नहीं देखा है, तो उस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में प्रोवाइड कर देता हूँ, जरूर जाकर देखिए। शॉर्ट टाइम में आप चीज़ों को रिवाइज कर पाएंगे। तो लाइक ज़रूर कीजिए चैनल को, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।